तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सिलेबस में हमको 4 मुख्य संख्या पद्धतियाँ पढ़नी है और उनमें से जो पहली संख्या पद्धति है जिसका नाम है द्विआधारी संख्या पद्धति, उसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें देखी थी। पहली थी कि द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है और दूसरी थी द्विआधारी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग होने वाले अंक 0 और 1 होते हैं। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में अगर संख्या लिखनी है तो आप 0 और 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का भी उपयोग कर सकते हैं। परंतु द्विआधारी संख्या पद्धति में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग नहीं होता है। किसी संख्या को लिखने के लिए केवल 2 अंकों का उपयोग होता है और वह है 0 और 1। तो जैसे मान लीजिए दशमलव संख्या 0 से लेकर 15 तक के द्विआधारी रूपांतरण यानी उन्हें द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ। इस सारणी को आप नोट कर लीजिएगा, ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो 0 है उसे दशमलव संख्या पद्धति में 0 0 लिखा जाता है, 1 को लिखा जाता है 0 1, 2 को लिखा जाता है 1 0, 3 को लिखा जाता है 1 1, 4 को लिखा जाता है 1 0 0, 5 को लिखा जाता है 1 0 1, 6 को लिखा जाता है 1 1 0, 7 को लिखा जाता है 1 1 1, 8 को लिखा जाता है 1 0 0 0, 9 को लिखा जाता है 1 0 0 1, 10 को लिखा जाता है 1 0 1 0, 11 को लिखा जाता है 1 0 1 1, 12 को लिखा जाता है 1 1 0 0, 13 को लिखा जाता है 1 1 0 1, 14 को लिखा जाता है 1 1 1 0 और 15 को लिखते हैं 1 1 1 1। तो बच्चों पॉज करके इस सारणी को नोट कर लीजिए। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूपांतरण आपको याद भी होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी दशमलव अंक को लिखने के लिए केवल 0 से लेकर 15 तक नहीं, 15 के ऊपर भी जितने भी दशमलव अंक हैं उन सब को लिखने के लिए केवल 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। जैसे हम 13 को लिखते हैं तो 13 को हम लिखते हैं 1 1 0 और 1। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने कैसे लिखा, 13 को 1 1 0 1 ही क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं 13 को 1 1 0 0 लिखें। तो क्या तरीका है जिससे एक दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले आपको एक संरचना बनानी होती है इस प्रकार की। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा कि मान लीजिए एक दशमलव संख्या है जो कि 13 है, इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं ये हम ज्ञात करने जा रहे हैं इस तरीके से। इसके स्टेप्स जो है वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में लिखवा दूंगा, आप एक बार तरीके को समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार की एक संरचना बनाएंगे जिसमें 3 खंड उपस्थित होंगे। एक खंड ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बच्चों ये जो पहला खंड है यहाँ आप लिखेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार। इस खंड में लिखा जाएगा आधार, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 2 होता है। यहाँ हम लिखेंगे भागफल, कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे आपको। और यहाँ लिखा जाएगा तीसरे खंड में शेषफल। याद रखिएगा ये खंड फिक्स है, यानी आप तीसरे खंड में ही शेषफल लिख सकते हैं। यदि आपने शेषफल दूसरे खंड में लिख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि शेषफल भागफल क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ली 20। तो आपको पता है 20 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो हम यहाँ पर 10 आता है, वो शेषफल जो हमारे पास आएगा वो नीचे आएगा 0। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आंसर जो भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है यह कहलाता है भागफल, यह कहलाता है भागफल। जो लास्ट में प्राप्त हुआ है हमको, जो अंत में बची संख्या, इसको हम कहते हैं शेषफल।
और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं इसे हम कहते हैं भाजक। तो यदि आपको पता नहीं हो तो इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में बार बार इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, भागफल, क्षेत्रफल और शेषफल और भाजक। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि क्या बात कर रहे हैं। और छोटी क्लास में हम ये पढ़ते आए हैं। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए करना चाहते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 13 है उसे द्विआधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो 13 को परिवर्तित करने के लिए आपको सबसे पहले जो दशमलव संख्या दी गई है उसे आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब इस 13 जो संख्या है इसमें 2 का भाग देंगे, तो जो आधार है, जो कि दशमलव संख्या पद्धति का आधार है, उसे यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अब इस 2 का भाग हम 13 में देंगे और जो भी भागफल आएगा उसको नीचे लिखा जाएगा और शेषफल को इस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो जब 13 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 6, तो 6 को लिखेंगे हम यहाँ पर और शेषफल को लिखा जाएगा यहाँ पर। तो शेषफल कितना आएगा आपको पता है, शेषफल आएगा 1। अब जो भागफल आया है इसमें पुनः 2 का भाग देंगे, तो जो भागफल पुनः प्राप्त होगा 6 में 2 का भाग देने पर उसे फिर से नीचे लिखा जाएगा और शेषफल को फिर से इसी कॉलम में लिखा जाएगा। शेषफल आएगा 0। पुनः जो भागफल आया है इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक भागफल 0 नहीं हो जाता। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 1। फिर से 1 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 0 और शेषफल आएगा 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका भागफल जो है वो 0 हो गया है, यानी अब आपका प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो शेषफल वाले कॉलम में जो अंक लिखे हैं इन्हें आप नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए क्रम में लिखेंगे। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे ऊपर से नीचे नहीं चलेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ हम चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो संख्या आएगी नीचे से शुरुआत करेंगे तो 1, फिर ऊपर चलेंगे तो फिर आएगा 1, फिर ऊपर चलेंगे तो आएगा 0 और फिर ऊपर चलेंगे तो आएगा 1। बच्चों नीचे से ऊपर की ओर क्रम में लिखने पर आपको जो संख्या प्राप्त हुई है यही संख्या आपका आंसर है, यानी 13 को द्विआधारी संख्या पद्धति में 1101 लिखा जाता है। तो यह आपका आंसर है। और किसी भी दशमलव संख्या जो कि पूर्णांक हो, बच्चों इसका ध्यान रखना, यह जो प्रक्रिया है ये केवल पूर्णांक के लिए लागू होगी। अगर आपको भिन्न दे रखा है तो भिन्न के लिए अलग प्रक्रिया लागू होगी, यह प्रक्रिया केवल पूर्णांक के लिए लागू होगी। तो देखते हैं कि 13 जो दशमलव संख्या है उससे द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं। तो अभी हमने एक सारणी देखी थी जिसमें 13 को लिखा था 1101 और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आंसर आया है वो आया है 1101। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से देख ले, समझ ले और इसके जो स्टेप्स है इसको भी लिख लेते हैं। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये रही इस प्रोसेस की पूरी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, दशमलव संख्या को 2 से भाग दें और शेषफल और भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट करें। तो देखिए, जो दशमलव संख्या हमको मिली थी जो कि 13 थी, उसे हमने 2 से भाग दिया और जो भागफल आया था और जो शेषफल आया था उसे निर्धारित कॉलम में नोट किया। स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 में प्राप्त भागफल को 2 से भाग दें और प्राप्त शेषफल एवं भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट करें। यानी जो स्टेप नंबर 1 में जो भागफल आया था जो कि 6 था, उसे फिर से 2 से भाग दें और फिर से शेषफल और भागफल को उसके निर्धारित कॉलम में नोट करें। स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 को तब तक दोहराएं जब तक भागफल 0 न हो जाए। तो हमने यही किया कि स्टेप 2 जो थी कि भागफल को 2 से भाग दें और भागफल और शेषफल को नोट करें। फिर से भागफल को 2 से भाग दिया, भागफल और शेषफल को नोट किया। ये तब तक करना है जब तक भागफल 0 नहीं आ जाता। तो हमने 1 को जब 2 से भाग दिया तो हमारा भागफल 0 आ गया। यहाँ पर प्रोसेस रोक दी जाएगी। स्टेप नंबर 4, शेषफल कॉलम में लिखे अंक को ऊपर से नीचे की ओर क्रम से लिखें। क्रम से लिखने पर प्राप्त संख्या ही दशमलव संख्या का द्विआधारी रूपांतरण है। तो शेषफल कॉलम में जो अंक लिखे थे
उनको हमने ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखा और नीचे से ऊपर की ओर जो संख्या हमको प्राप्त हुई वही हमारा दशमलव संख्या का द्विआधारी रूपांतरण है। तो बच्चों ये प्रोसेस मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। आप इन स्टेप्स को पॉज करके नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यह प्रोसेस केवल पूर्णांक संख्याओं के लिए लागू है। जब आपको भिन्न दिया जाएगा तो प्रोसेस अलग होगा, उसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।